Hello students. Today we will continue our concepts and principle of accounting. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today we will discuss these principles of accounting. क्लियर है बात? लेट अस स्टार्ट. प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if there is any loss in future will be recorded into books of accounts but if there is any profit or gain in future will not be recorded into the books of accounts until it has not been received by the business. ये प्रिंसिपल क्या बताता है? दिस प्रिंसिपल शोज दैट इफ देयर इज एनी लॉस, अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है या हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर में लॉस होने वाला है या हो सकता है इन फ्यूचर, विल बी रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में आज के टाइम ही क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे. बट लेकिन इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और गेन, अगर फ्यूचर में हमें लगता है कि प्रॉफिट होने वाला है या गेन होने वाला है, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे अंटिल मीन्स जब तक इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाई बिजनेस, जब तक बिजनेस को वो पैसा प्रॉफिट नहीं मिल जाता तब तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म क्या बताता है? दिस प्रिंसिपल स्टेज दैट इफ देयर इज लॉस इन फ्यूचर, इफ देयर इज एनी लॉस इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कोई लॉस है, विल बी रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे. कब? आज के टाइम ही. क्लियर है बात? बट लेकिन इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और गेन, अगर कोई प्रॉफिट और गेन होता है इन फ्यूचर, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे. कब तक? जब तक वो हमें मिल नहीं जाता, जब तक वो बिजनेस को मिल नहीं जाता. उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस. Like as closing stock valuation is done on cost price or realizable value, whichever is less, so it will be क्या फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो उसको हम आज के टाइम में क्या दिखा देंगे? लॉस. लेकिन प्रॉफिट को हम तब तक प्रॉफिट नहीं मानेंगे जब तक वो हमारे क्या बिजनेस को नहीं मिल जाता, तब तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन. दिस पॉइंट विल बी डिस्कस इन फर्दर वीडियोस. क्लियर है बात? ये आपको एक एग्जांपल है.
तो सिंपल सी बात यह है, अगर फ्यूचर में बिजनेस को दिखाई देता है कि लॉस होने वाला है तो आज के टाइम ही हम उसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन क्या प्रॉफिट और गेन्स को तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो हमें मिल नहीं जाता। क्लियर है बात। अगला जो प्रिंसिपल आता है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल मीन्स क्या होता है, पुराना, यही तो होता है। तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल and assets are recorded into the books of accounts at their price at which it was परचेज्ड। ये प्रिंसिपल क्या बताता है, जो एसेट्स हमने खरीदी है उसको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एट देयर प्राइस विच इट वाज परचेज। जिस प्राइस पे हमने खरीदी है उस प्राइस पे एसेट्स को हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। एट दैट प्राइस विल बी या दैट कॉस्ट will be known as historical cost। भाई आज हमने गाड़ी ली, सुबह हम गाड़ी लेकर आए 5 लाख रुपए की, और शाम के टाइम जब उसको बेचने लगे तब उसकी कीमत हो गई 5,20,000 रुपए या 4,80,000 रुपए। तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी वैल्यू दिखानी है, जिस प्राइस पे हमने खरीदी है। तो हमने कितने में खरीदी है, 5 लाख रुपीज पे। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना रुपए दिखाएंगे, 5 लाख रुपीज। चाहे कम हुई हो ज्यादा हुई है, लेकिन हमें कौन सी बुक वैल्यू दिखानी है, जिस प्राइस पे हमने खरीदी है उस प्राइस पे हमें दिखानी है। एसेट्स आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, not recorded on their current market value, किस पे नहीं दिखाएंगे, जो उस टाइम पीरियड उसकी जो वैल्यू चल रही है उस टाइम पीरियड पे नहीं दिखाएंगे बुक्स ऑफ एसेट्स को। कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो किस प्राइस पे दिखाएंगे, जिस प्राइस पे खरीदा है, जिस प्राइस पे खरीदा है उसी प्राइसिस पे एसेट्स को बुक वैल्यू में, बुक ऑफ एसेट्स में क्या करेंगे, दिखाएंगे। और उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब बात आती है कि करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, करंट मार्केट वैल्यू को हम कह सकते हैं करंट वैल्यू। क्यों, बिकॉज मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स goes on continuous changing according to the time period, so it is difficult to know value of assets। तो हमें क्या पता करने में मुश्किल हो जाएगी, वैल्यू ऑफ, आज के टाइम उस एसेट्स की वैल्यू कितनी है, कितना डेप्रिसिएशन लगा, कितने की एसेट्स थी, कितने की हमने खरीदी, कितने की डेप्रिसिएशन लगा, हम कितने की बेच सकते हैं। तो ये हम एसेट्स की वैल्यू को हम प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाएंगे अगर हम मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको बुक्स में दिखाएंगे। तो हिस्टोरिकल और कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल क्या बताता है, जिस प्राइस पे हमने एसेट्स खरीदी है उसी प्राइसिस पे हमें क्या दिखानी है, एसेट्स दिखानी है। और उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, उस प्राइस को हम बोलेंगे क्या,
हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इसका मतलब कि जो एसेट्स हमने खरीदी है उसको किस वैल्यू पे दिखाना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। करंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि करंट वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू है एसेट्स की वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम। सो इट इज डिफिकल्ट टू नो दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो इसलिए हमें मुश्किल होगी क्या चीज, वैल्यू ऑफ एसेट्स को पता करने में। क्लियर है बात? लाइक एग्जांपल देखो एक, भाई हमने एक बाइक ली रॉयल इनफील्ड, कितने की खरीदी हमने? वो खरीदी 1,10,000 रुपीज़ की। सुबह हम खरीदने लगे, खरीद के लेके आए घर पे। कहाँ पे? घर पे। तो हमने कितने की एसेट्स खरीदी, कितने की रॉयल इनफील्ड खरीदी? 1,10,000 रुपीज़ की, 1,10,000 की। ये हमारी क्या हो गई, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब हम उसको बेचने लगे, जब उसको हम बेचने लगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, परचेजिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। जब इसको हम बेचने लगे उसकी वैल्यू लगी 90,000। कितनी? 90,000। अब हमें बुक ऑफ एसेट्स में बुक ऑफ अकाउंट्स में कौन सी वैल्यू दिखानी है, 90,000 या 1,10,000? तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी वैल्यू दिखानी है, जिस प्राइस पे हमने खरीदा उस प्राइस पे क्या दिखानी है हमने, एसेट्स की वैल्यू। और उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर है बात? अब अगला प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। क्या? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट said that according to going concern concept, according to going concern concept, we know that the business will run for a long time period, and business will never stop in the future। भाई ये प्रिंसिपल कौन बताता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, the business lifetime is divided into periodic basis or a yearly basis। and that year is known as accounting year। क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या बताता है, वी नो दैट द बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। जो बिजनेस है वो लंबे समय तक क्या रहेगा, चलता रहेगा। एंड बिजनेस विल नेवर स्टॉप इन फ्यूचर, बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, किसमें, फ्यूचर में। सो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, द बिजनेस लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू पीरियोडिक बेसिस और ईयरली बेसिस। तो इसलिए हमने भाई ये बिजनेस आज के दिन हमने स्टार्ट किया और हम ये मानते हैं कि ये कभी भी
बंद नहीं होगा। तो हमने जो बिजनेस की लाइफ साइकिल है इसको हमने ईयरली बेसिस में, पीरियोडिकली बेसिस में बांट दिया, और जो ये 1 ईयर के बेसिस में बांटा है हम इसको बोलेंगे अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलेंगे हम? अकाउंटिंग ईयर। क्यों बांटा है? इफ वी रिकॉर्ड, if there is, if we record all the transactions continuously, then there will be large number of transaction and cannot find truth, financial position and profitability of the business. So in accounting year concept, transactions are limited and can find out financial position and profitability easily. क्लियर है बात? तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है? ये प्रिंसिपल बताता है कि इस प्रिंसिपल में कि अकाउंट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बताता है कि हमें ये पता है कि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम पीरियड तक चलता रहेगा और ये कभी भी फ्यूचर में बंद नहीं होगा। तो जो बिजनेस की लाइफ साइकिल है हमने उसको एक पार्ट में बांट दिया। किसमें? पार्ट्स में बांट दिया, पीरियोडिकली बेसिस और ईयरली बेसिस। और उस ईयर को हमने क्या बोला है? अकाउंटिंग ईयर। क्या बोला है? अकाउंटिंग ईयर। क्यों बांटा है भाई? इफ वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स कंटिन्यूसली, अगर हम ये ट्रांजेक्शन कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते रहते और हमें ये नहीं पता है कि बिजनेस कब बंद होगा, तो ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाते? अनलिमिटेड हो जाते। तो भाई लार्ज नंबर ऑफ स्केल पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते तो हमें ट्रूथ, फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी, भाई बिजनेस के पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उसका हमें अच्छे से पता नहीं चल सकता था। तो इसलिए हमने क्या बोला कि अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट क्या बताता है कि अगर जो हमने बिजनेस को लाइफ टाइम साइकिल को हमने ईयरली बेसिस पे बांटा है, तो सो इन अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स आर लिमिटेड। ट्रांजेक्शन्स क्या है? लिमिटेड है। एंड और इसलिए वी कैन फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी इजीली। और इससे क्या होगा? हमारे ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड होंगे। भाई हम एक साल में कितने ट्रांजेक्शन है उसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन पूरी लाइफ साइकिल में कितने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए उसको हम इजीली पता नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हमने उसको किस में बांट दिया? अकाउंटिंग ईयर में। तो अकाउंटिंग ईयर में ट्रांजेक्शन्स आर लिमिटेड, सो वी कैन फाइंड द ट्रूथ, फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इजीली। क्लियर है बात? अब बात आती है कि अकाउंटिंग ईयर को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग ईयर? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग ईयर? द ईयर which contains 12-month period is known as accounting year। वो ईयर जो कंटेन करती है 12 महीने, उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है बात? अब बात आती है कि हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। क्लियर है बात? ये प्रिंसिपल क्या बताता है?
ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जिस टाइम पीरियड की हमने क्या इनकम और एक्सपेंसेस लिए हैं तो उसी टाइम पीरियड की उसी इंटरवल की हमने क्या लेनी है, इनकम्स लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिफरेंट टाइम पीरियड के इनकम्स और एक्सपेंसेस लेंगे तो हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चल सकेगा। लाइक एग्जांपल, हमारी अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। क्लियर है बात? अब भाई हमने इस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस लिए और अगर हम 2018 के इनकम्स ले रहे हैं तो हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई हम इन एक्सपेंसेस तो हम ले रहे हैं 2019 और 20 का, और जो हम इनकम ले रहे हैं वो 18 और 19 की, तो इसमें एक्सपेंसेस अलग हुए हैं, इसमें इनकम अलग हुई है, तो हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलेगा। तो ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जिस टाइम पीरियड का हमने क्या लिया है, एक्सपेंस लिया है, उसी टाइम पीरियड की हमने क्या लेनी है, इनकम लेनी है, ताकि हमें करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस के पता चल सके। क्लियर है बात? अब देखो तुम क्या मीनिंग निकल के आता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, to know the correct profit of the business, this principle states that, this concept states that the expenses and incomes should be recorded of same time period or same interval or same year to know the correct profitability of the business। क्लियर है बात? if it will be if there is different interval of expenses and incomes, we cannot find out the truth profitability of the business। क्या बताता है ये प्रिंसिपल? ये बताता है कि टू नो द करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, दिस प्रिंसिपल या दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द एक्सपेंसेस एंड इनकम शुड बी रिकॉर्डेड और टेकन ऑफ सेम टाइम पीरियड और सेम इंटरवल और सेम ईयर टू नो द करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इफ देयर इज डिफरेंट इंटरवल और if there is different interval of expenses and incomes, अगर अलग अलग इंटरवल के इनकम्स और एक्सपेंसेस होंगे तो we cannot find out the truth profitability of the business। तो हम मैचिंग कंसेप्ट क्या बताता है कि जिस टाइम पीरियड का, जिस इंटरवल का हमें इनकम और एक्सपेंसेस लेने हैं, सेम पीरियड का होना चाहिए टू नो द करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्लियर है बात? वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ accounting in this video. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel. Thank you and have a nice